हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के लिए पेपर 9A। पहला प्रश्न, प्रशासन इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन के समीप प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? मार्शल डिमो का, डेविडिस्टन का, लियो स्ट्रोस का या गार्नर का? तो ये कथन किसका है? ये कथन है मार्शल डिमो का। मार्शल डिमो क्या कहते हैं? मार्शल डिमो कहते हैं कि प्रशासन इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन के समीप प्रतीत होने लगा है। ये मार्शल डिमो कह रहे हैं। अगला प्रश्न, रिक्स ने समपार्श्विक समाजों में कौन सी विशेषता नहीं बताई? यानी रिक्स ने समपार्श्विक समाजों में कुछ विशेषता बताई है, इनमें से कौन सी नहीं है? विशेषज्ञता, औपचारिकता, विजातीयता या अतिराव? तो इसका आंसर होगा विशेषज्ञता। यानी रिक्स साहब ने क्या बताया है? औपचारिकता बताई है, विजातीयता बताई है और अतिराव बताया है, लेकिन विशेषज्ञता नहीं बताई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका में गठित तुलनात्मक प्रशासनिक समूह को आर्थिक सहयोग निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अमेरिका में गठित तुलनात्मक प्रशासनिक समूह को आर्थिक सहयोग निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूएनओ द्वारा, अमेरिकी राज्य परिषद, फोर्ड फाउंडेशन या आवर कॉमनवेल्थ सोसाइटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। जो फोर्ड फाउंडेशन है ना, उसके द्वारा तुलनात्मक प्रशासनिक समूह को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोक विकल्प प्रतिरूप या लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रतिमान के रूप में माना जाता है, ये इसका समर्थन किसने किया है? विंसेंट ऑस्ट्रम ने, बेंट्रेड रसेल ने, लियो स्ट्रॉस ने या गार्नर ने? तो किसने किया है? ये किया है विंसेंट ऑस्ट्रम ने। क्या किया है विंसेंट ऑस्ट्रम ने? किसका समर्थन किया है? लोक विकल्प प्रतिरूप या लोकतंत्रात्मक प्रशासन के प्रतिमान के रूप में माना जाता है। यानी जो लोक विकल्प प्रतिरूप है ना, वो लोकतंत्रात्मक प्रशासन के प्रतिमान के रूप में माना जाता है। ये विंसेंट ऑस्ट्रम साहब कहते हैं या इस बात का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वर्ण उपागम के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। सार्वजनिक वर्ण उपागम के प्रबल समर्थक कौन माने जाते हैं? फियोल, टेलर, मार्क्स या विंसेंट ऑस्ट्रम? तो सार्वजनिक वर्ण उपागम के समर्थक है विंसेंट ऑस्ट्रम। कौन है? विंसेंट ऑस्ट्रम है ना, वो सार्वजनिक, किसके? सार्वजनिक वर्ण उपागम, इसके समर्थक है। कौन है? विंसेंट ऑस्ट्रम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फौजदार निम्न में से किसका सर्वोच्च अधिकारी था? मनसब का, परगने का, गांव का या सरकार का? तो फौजदार था ना, वो सरकार का प्रमुख अधिकारी था। किसका? सरकार का प्रमुख अधिकारी था। कौन? फौजदार। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पदावधि प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय, यानी पदावधि होती है ना, कितने समय पद पे रहेगा कोई अधिकारी या कोई अध्यक्ष, तो ये चालू करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन लेके आया था? लॉर्ड रिपन लाया था, मेयो लाया था, कर्जन या लिप्टन? तो कौन लेके आया था? इसे ले आया था लॉर्ड कर्जन। कर्जन था ना, उसने पदावधि वाला कॉन्सेप्ट लेके आया था। ये क्या? पदावधि का कॉन्सेप्ट। पदावधि होती है ना, हर के लिए पदावधि है कि सरकारी अधिकारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए पदावधि है। कोई 60 साल तक के लिए कार्य करेगा, कोई 5 साल के लिए कार्य करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो पदावधि वाले कॉन्सेप्ट है, ये कर्जन लेके आया था। कौन लेके आया था? कर्जन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी सबसे पहले जो नौकरशाही शब्द है ना, ये कौन उपयोग में लिया था? फियोल, टेलर, मार्क्स या विंसेंट डी गोर्ने? तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विंसेंट डी गोर्ने नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है? विंसेंट डी गोर्ने। क्या नाम है? गोर्ने। और क्या उपयोग किया? नौकरशाही। क्या शब्द का? नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लूथर गुलिक ने प्रारंभ में संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? जो लूथर गुलिक है ना, उन्होंने प्रारंभ में संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? 14, 10, 8 या 6? तो इसका आंसर क्या होगा? लूथर गुलिक साहब है, उन्होंने संगठन के प्रारंभ में 10 सिद्धांत बताए हैं। कितने सिद्धांत बताए हैं? 10 सिद्धांत बताए हैं। किसने? लूथर गुलिक ने, है ना। प्रारंभ में संगठन के सिद्धांत 10 बताए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये किताब है, किताब का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये किन साहब ने लिखी है? हर्बर्ट साइमन ने, डेल ने, वेबर ने, मेयो ने? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार हिंदी में कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार, ये किसने लिखी है? ये हर्बर्ट साइमन ने लिखी है। हर्बर्ट साइमन। और किताब का नाम क्या है?
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है। क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ए बी किसने लिखी है? हर्बर्ट साइमन ने। इवान एस बेंकी ने निर्णय निर्माण के कितने स्तर बताए हैं? इवान एस बेनेकी नाम के व्यक्ति है, उन्होंने निर्णय निर्माण के, डिसीजन मेकिंग के कितने स्तर बताए हैं? 8, 9, 10 या 11? तो जो इवान एस बेंके साहब है, उन्होंने निर्णय निर्माण के कितने स्तर बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं 11 स्तर, यानी 11 स्तर से डिसीजन मेकिंग हो सकती है ना। किसने कहा है? इवानस बेंके साहब ने कहा है, ठीक है। इष्टतम प्रतिमान में निर्णय प्रक्रिया में निम्न में से किसे संबंध किया गया है? इष्टतम प्रतिमान में निर्णय प्रक्रिया में निम्न में से किसे संबंध किया गया है? यानी इष्टतम प्रतिमान मतलब जो हम चाह रहे हैं वो प्रतिमान का निर्णय करना हो, तो किससे रिलेट किया गया? नियम से, नीति निर्माण से, संगठन निर्माण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति निर्माण से। इष्टतम प्रतिमान से निर्णय प्रक्रिया नीति निर्माण से संबंधित है। यानी जब नीति निर्माण होता है ना, तब क्या ध्यान रखा जाता है? अधिकतम लोगों का हित, अधिकतम लोगों का हित, ठीक है ना। हित किनका? अधिकतम लोगों का, नीति निर्माण करते समय। तो इष्टतम प्रतिमान के निर्णय प्रक्रिया में किससे संबंधित है? तो ये नीति निर्माण से संबंधित है। द्विघटकीय विचारधारा का अन्य प्रचलित नाम क्या है? जो द्विघटकीय विचारधारा है ना, उसी का अन्य नाम क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत, आरोग्य सिद्धांत, समानता का सिद्धांत या पथ लक्ष्य सिद्धांत? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरोग्य सिद्धांत। यानी आरोग्य विचारधारा कह दो आप चाहे तो, चाहे इसे द्विघटीय विचारधारा कह दो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, ये किताब है, किताब का नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी इंटरप्राइजेज का ह्यूमन साइड। इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन, मैकग्रेगर, वेबर या मेयो? तो इसका आंसर क्या होगा? जो मैकग्रेगर साहब है ना, मैकग्रेगर, क्या नाम है? मैकग्रेगर साहब, इन्होंने द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज ये किताब लिखी है। यानी इंटरप्राइजेज क्या होता है? संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को रन कौन करता है ना? तो वो ह्यूमन करता है, मनुष्य करता है। तो एंटरप्राइजेज का जो ह्यूमन साइड है, इससे संबंधित जो किताब लिखी है वो लिखी है मैकग्रेगर ने। क्या नाम है? मैकग्रेगर, याद रखो, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, मैकग्रेगर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेतृत्व की लोकतंत्रात्मक शैली को कहा जाता है। जो नेतृत्व होता है उसकी लोकतंत्रात्मक शैली को क्या कहा जाता है? एकतंत्रीय शैली, सहभागिता शैली, हस्तक्षेप शैली या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सहभागिता शैली, क्योंकि एकमात्र जो लोकतंत्रात्मक विशेष शैली के अंदर ही सहभागिता शामिल होती है ना। एक तंत्रीय जो शैली उसमें लोकतंत्र कहाँ से आएगी? हस्तक्षेप वाली, यानी जिसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता, एक ही बंदा सारे निर्णय करता हो, तो उसमें भी लोकतंत्र कहाँ से आएगा? तो जो सहभागिता वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें लोकतंत्र होता है। यानी सारे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं उनके लिए कार्य करने के लिए। ये किस में होता है? ये लोकतंत्र में होता है। तो लोकतंत्र में सहभागिता आवश्यक है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी भारत में सबसे पहले लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 1971, 79, 69 या 74? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1971 में। कब? 1971 में। भारत में ओम्बुड्समैन के समकक्ष कौन सा पद राज्यों के लिए सृजित किया गया है? भारत में ओम्बुड्समैन के समकक्ष कौन सा पद राज्यों के लिए सृजित किया गया है? यानी जो स्टेट्स है ना, वो जो लोकपाल होता है जो केंद्र में, उसी तरह राज्यों में क्या होता है? लोकायुक्त होता है, लोकपाल होता है, प्रोक्यूटोरेट होता है या कमिश्नर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जिस प्रकार केंद्र में लोकपाल होता है, वही राज्यों में लोकायुक्त होता है। कौन होता है? लोकायुक्त होता है। और लोकपाल के पदमुक्त करने का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है? लोकपाल को अगर पद से हटाना हो, वैसे तो सामान्य स्थिति में लोकपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें लोकपाल को हटाने के
मतलब थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकपाल को पद से सिर्फ राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं, वो भी एक कठिन प्रक्रिया को पालन करके। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकपाल बनने को अधिकतम आयु निर्धारित है। लोकपाल बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? उससे ज़्यादा लोकपाल नहीं बना जा सकता। फिर 60 साल, 70 साल, 65 साल या 55 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी लोकपाल बनने की जो अधिकतम आयु है वो 70 साल, यानी 70 साल तक ही आप लोकपाल के पद पर कार्य कर सकते हो, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर करने हेतु सर्वाधिक अधिमान्य परिप्रेक्ष्य क्या है? अधिकरण, हित, अभिगमन या प्रतिबद्धता। देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, आपको सार्वजनिक और निजी प्रशासन में फर्क करना है, यानी जो पब्लिक प्रशासन है और जो प्राइवेट प्रशासन है इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो किस बेसिस पे सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हित। हित के आधार पे ही आप है ना सार्वजनिक और नीति को अलग कर, निजी क्षेत्र को अलग कर पाओगे, निजी प्रशासन को अलग कर पाओगे। सार्वजनिक को क्या होता है? सार्वजनिक में सबसे जो हित होते हैं ना सार्वजनिक में, वो बहुत सारे लोगों के हित जुड़े होते हैं, है ना। लेकिन जो निजी कॉन्सेप्ट होता है, निजी प्रशासन होता है, उसमें व्यक्तिगत हित जुड़ा होता है ना। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हित की तरह कार्य किया जाता है उसमें, निजी प्रशासन में, है ना। तो इस आधार पे सार्वजनिक और निजी में अंतर किया जा सकता है। किसके आधार पे? हित के आधार पे, या यूं कहे इंग्लिश में इंटरेस्ट के आधार पे, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना है, ये इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो राज्य में अगर आपको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना है ना, तो ये नियुक्ति राज्यपाल साहब कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? राज्यपाल साहब राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर पाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? यानी कौन सा है जो ऋग्वेद का उपवेद है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद या शिल्पवेद। तो इसका आंसर होगा जो अपना आयुर्वेद है ना, ये ऋग्वेद का उपवेद है। यानी ऋग्वेद से क्या निकला है? आयुर्वेद निकला है ना। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से निकला, आंसर ये हो जाएगा। ऋण परिशोध की अवधारणा किस आश्रम से संबंधित है? यानी ऋण परिशोध की एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ऋण परिशोध। ये कॉन्सेप्ट किस आश्रम से है? ब्रह्मचार्य आश्रम से, संन्यास से है, वानप्रस्थ से या गृहस्थ से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गृहस्थ आश्रम से। ब्रह्मचार्य से नहीं है, संन्यास से नहीं है, वानप्रस्थ से नहीं है, किससे है? गृहस्थ से है। किससे? ऋण परिशोध का जो अवधारणा है ना वो गृहस्थ आश्रम से जुड़ी है। किससे? गृहस्थ आश्रम से ऋण परिशोध की अवधारणा जुड़ी हुई है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुकरात के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। सुकरात साहब के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान कब संभव है? इंद्रियों के द्वारा। कैसे संभव हो? इंद्रियों के द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा या आंख द्वारा। तो सुकरात मानते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए ना, तो आपको इंद्रियां होनी आवश्यक है। क्या होनी आवश्यक है? इंद्रियों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हो। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से सुकरात के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेकार्त के अनुसार भावना, संकल्प, इच्छा और संवेदना ये किसके पर्याय है? मतलब भावना, संकल्प, इच्छा और संवेदना, इससे ये किसी के और नाम है? विस्तार के, चैतन्य के, गति के या जीव के। तो देखो ये कहा गया है, डेकार्त साहब क्या कहते हैं कि ये चैतन्य के ही पर्याय है। किसके? चैतन्य के। भावना, संकल्प, इच्छा और संवेदना डेकार्त साहब के अनुसार चैतन्य के पर्याय है। निम्न में से कौन एक नैतिक सुखवादी नहीं है? यानी बाकी तीन तो नैतिक सुखवादी है, लेकिन एक है जो नहीं है, वो बताना हमें। हीगल, लॉक, गेसंडी या फिर हॉब्स। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, हीगल। यानी हीगल है ना वो नैतिक सुखवादी नहीं है, बाकी लॉन्ग है, गेसंडी है और हॉब्स भी है। तो इसका मतलब हीगल नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। नहीं है पूछा है हमसे। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ये समर्थन करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा सुख ये समर्थन करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का, उपयोगितावाद का, बुद्धिवाद का या आत्मपूर्णवाद का। तो इसका आंसर होगा उपयोगितावाद का। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना इस चीज़ को, जैसे नीति निर्माण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, अधिकतम संख्या का अधिकतम हित। यानी जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, ठीक है, उससे पॉजिटिव प्रभावित हो रहे 10 बंदे हो सकते हैं या 90 बंदे पॉजिटिवली प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आप उतना ही कार्य आप 90 लोगों के लिए करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का भला संभव हो रहा है
है ना। जैसे सरकार योजनाएं लाती है तो गरीबों के लिए लाती है, तो कितने सारे गरीब हैं। अब अमीर लोग विरोध करते हैं कि ये पैसा आप डेवलपमेंट में लगा सकते हो, ये वो, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या करती है, यहाँ पे सरकार गरीबों के लिए लगाती है, क्योंकि वो अधिकतम लोगों के हित के लिए सोचेगी, न कि थोड़े लोगों के हित के लिए, है ना। ये कायदा भी नहीं है। तो ये इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उपयोगितावाद। क्या कहा जाएगा, उपयोगितावाद कहा जाएगा। इसे ऑप्शन बी हो जाएगा। नैतिकता नियम के पीछे जो संकल्प होता है वह कांट के अनुसार इनमें से होता है। यानी कांट साहब है ना, वो क्या मानते हैं कि नैतिकता नियम के पीछे जो कौन सा संकल्प होता है, स्वतंत्र परतंत्र दोनों या कोई नहीं। तो कांट साहब कहते हैं कि नैतिकता होगी ना तो स्वतंत्रता होगी, तभी नैतिकता होगी, है ना। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कोई नैतिक कार्य करवा ले तो नैतिकता थोड़ी है, वो तो आप फोर्सफुली कर रहे हो। मतलब नैतिकता के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन मानता है कि कार्य की नैतिकता का निर्धारण प्रेरणा है। यानी एक साहब है, वो कहते हैं कि कार्य की नैतिकता के लिए जो निर्धारक है ना वो प्रेरणा है। कौन मानते हैं, बेंथम, मिल, कांट या स्पेंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांट साहब मानते हैं ऐसा। कौन मानते हैं, कांट साहब क्या मानते हैं कि कार्य की नैतिकता का निर्धारक क्या है, मतलब प्रेरणा के आधार पर ही कार्य की नैतिकता आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। व्यक्ति द्वारा संपादित कर्म का दायित्व होता है। जो व्यक्ति है ना, जो कर्म संपादित होता है उसका दायित्व क्या होता है, किस पे होता है, कर्ता पे होता है, परिवार पे होता है, समाज पे होता है, या कर्म पे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्ति जो संपादित कर्म करता है ना उसका दायित्व कर्ता पे खुद पे ही होता है। किस पे होता है, खुद कर्ता पे ही होता है ना। क्या संपादित कर्म का दायित्व किस पे होता है, खुद कर्ता पे ही होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। देखो कितनी अच्छी बात कही है, क्या लाइन कही है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए ही अभिशप्त है। यह कथन किसका है, बेंथम का, सार्त्र का, कांट का, स्पेंसर का। तो ये किसने कहा है, जो सार्त्र साहब है ना उन्होंने कहा है क्या, कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। किसने कहा है, सार्त्र साहब ने। नियतिवाद अंत कर देता है अनैतिकता का, नैतिकता का, नीति शून्यता का, या इन सभी का। जो नियतिवाद है ना वो नैतिकता का अंत कर देता है। कौन, नियतिवाद। जो नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है वो नैतिकता का खात्मा कर देता है, अंत कर देता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति शास्त्र में मुख्य रूप से दंड विधान के संबंध में कितने मत है। नीति शास्त्र में ना दंड विधान के संबंध में कितने मत दे रखे हैं, एक दे रखा है, दो दे रखा है, तीन दे रखा है, चार दे रखा है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। यानी नीति शास्त्र में दंड विधान के संबंध में 3 मत है। कितने मत है, 3 मत है ना। कितने मत है, 3 मत है। किसके संबंध में, दंड विधान के संबंध में। कहाँ पे, नीति शास्त्र में। तो आंसर सी हो जाएगा। दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को मनोरोग के रूप में स्वीकार करता है। यानी दंड का एक सिद्धांत है, वो मानता है कि जो अपराध है ना वो अपराध एक मनोरोग ही है। क्या है, मनोरोग। कौन मानता है, निवर्तनवादी, प्रतिकारीवादी, धर्मशास्त्र या सुधारवादी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो सुधारवादी कॉन्सेप्ट है ना वो कहते हैं कि अपराध जो करता है ना वो एक्चुअली अपराध मनोरोग का ही रूप है। यानी एक तरीके से ये रोग है, इस कारण ये अपराध कर रहा है। ये सुधारवादी लोग मानते हैं। कौन मानते हैं, सुधारवादी मानते हैं। सकाम कर्म व्यक्ति को अग्रसर करता है। सकाम कर्म व्यक्ति को किस ओर अग्रसर करता है, ज्ञान की तरफ, बंधन की तरफ, मोक्ष की तरफ, या सांसारिक विषयों के त्याग की तरफ। तो इसमें कहा गया है सकाम कर्म है ना व्यक्ति को बंधन की ओर अग्रसर करता है। ये क्या कह रहे हैं, बंधन की ओर अग्रसर करता है। कौन, सकाम कर्म। किस आश्रम में त्रिवर्ग को की प्राप्ति होती है। किस आश्रम में त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास। तो त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है भाई साहब गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में आपको क्या मिलेगा, त्रिवर्ग मिलेगा। कहाँ पे, त्रिवर्ग मिलेगा, है ना। और अच्छे से तैयारी करोगे तो ये त्रिवर्ग की प्राप्ति आपको भी हो सकती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार कर्म का रूप है चेतन, जड़, जड़ और चेतन दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्म का रूप क्या है, ऑप्शन बी, जड़। जड़ है ना वो कर्म का रूप है। जैन धर्म क्या मानता है, जो जड़ है वो कर्म का ही रूप है, एक तरीके से मान रहा है जैन धर्म। अगले प्रश्न में चलते हैं। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को जैन नीति शास्त्र में क्या कहा गया है। यानी जिस व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्ति कर ली है जैनिज्म के नीति शास्त्र में उसे क्या कहा गया है, जिन, केवली, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर है जैन नीति शास्त्र में जो मोक्ष प्राप्त कर लिए उसे जिन भी कहा गया है, विजेता, और केवल्य भी कहा गया है, केवली भी कहा गया है। तो दोनों ही कहा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अणुव्रत के पालन के लिए अनिवार्य है। अगर अणुव्रत का पालन करना है आपको तो क्या अनिवार्य है, मैत्री,
प्रमोद, लावण्य या कारुण्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। मतलब अणुव्रत के पालन करने के लिए आपके पास एक चीज की आवश्यकता होनी आवश्यक है। क्या है वो? लावण्यता की। क्या आवश्यकता? लावण्यता की आवश्यकता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। जैन दर्शन के अनुसार अधर्म का अभिप्राय है। जैन दर्शन अधर्म का क्या अभिप्राय मानते हैं? पाप का सिद्धांत, स्थिति की शर्त, निषिद्ध कर्म या प्रायश्चित कर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति की शर्त। क्या मानते हैं? स्थिति की शर्त। जैन अधर्म का अभिप्राय स्थिति की शर्त है अधर्म का अभिप्राय। द सिटी ऑफ गॉड की रचना किसने की? एक किताब है, किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड। और यह बुक लिखी किसने है? संत अगस्टाइन ने, चार्ल्स कुरियर ने, रॉबर्ट ओवन ने या फिर मार्सिलियो ने। तो ये किताब लिखी है भाई साहब संत अगस्टाइन ने। संत कौन साहब है ये? अगस्टाइन है, अगस्टाइन साहब। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है द सिटी ऑफ गॉड, भगवान की सिटी, भगवान का नगर है ना। इसने संत अगस्ताइन, अगस्त नाम के संत मान लो, इन्होंने भगवान का नगर नाम की किताब लिखी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें राजनीति के क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? राज्य और सरकार को, स्वतंत्रता को, शक्ति को या कानून को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शक्ति को शामिल किया गया। किसको? शक्ति को इसमें शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं? यानी कौन है जो राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं? यूनानी, रोमन, हिंदू या यहूदी। तो इसका आंसर है मनुष्य, राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानने वाले हैं कौन? यूनानी। जो यूनानी है ना, कौन? यूनानी, वो राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं। यानी राज्य होगा, बोले मनुष्य होगा तो राज्य होगा। ये कौन कहते हैं? ये यूनानी कहते हैं, ठीक है ना। किसने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है? वो निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। एक साहब है, उन्होंने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति है ना वो तो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। कौन है? बेंथम, मिल, कांट या लॉर्ड एक्टन। तो ये कह रहे हैं लॉर्ड एक्टन। और कितनी एकदम सही बात की, एक्टन साहब ने एकदम सही बात की है कि शक्ति आ जाती है ना व्यक्ति के पास में तो व्यक्ति क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। और जब निरंकुश शक्ति आ जाती है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है कि तुम्हारी इतनी शक्ति है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो फिर ये पूर्णतया भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतया भ्रष्ट। ये किसने कहा है? एक्टन ने कहा है, एक्टन ने कहा है, ठीक है ना। लॉर्ड एक्टन है ये। क्या है? लॉर्ड एक्टन कहा है ऐसे करने वाले। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसने कहा कि सत्ता संघ सत्तात्मक है? एक साहब है, वो कह रहे हैं कि जो सत्ता है ना वो संघ सत्तात्मक है। संघ सत्ता माने बहुत सारे अलग अलग मतलब क्षेत्र एक संघ बनाते हैं और उसके माध्यम से सत्ता आती है। बेंथम, मिल, लॉस्की, स्पेंसर। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लॉस्की साहब। कौन कह रहे हैं? लॉस्की साहब। क्या कह रहे हैं? कि सत्ता क्या होती है? संघ सत्तात्मक होती है। सत्ता कैसी होती है? संघ सत्तात्मक होती है। कौन कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं लॉस्की साहब। कौन कह रहे हैं? लॉस्की साहब कह रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बेंथम, मिल, जॉन ऑस्टिन या स्पेंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन है ना, जॉन ऑस्टिन। क्या नाम है? जॉन ऑस्टिन। ये संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉन ऑस्टिन। क्या नाम है? जॉन ऑस्टिन नाम के व्यक्ति है। ये संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी कौन है जो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़े हुए? बेंथम, मिल, कांट या ऑक्सीट। तो जो ऑक्सीट है ना ये सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़े हैं। बाकी बेंथम साहब जुड़े हैं, मिल साहब भी जुड़े हैं, कांट साहब भी जुड़े हैं, लेकिन ऑक्सीट साहब सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़े हैं स्वतंत्रता की, है ना। बाकी बेंथम, मिल और कांट स्वतंत्रता की सकारात्मक विचारधारा के समर्थक है। कानून की दृष्टि में समानता निम्न में से किसका आधार है? यानी कानून की दृष्टि में समान है ना, ये किसका आधार है? निरपेक्ष समानता का, कानून न्याय का, अनुपातिक समानता के, अच्छे कानून का। तो इसका आंसर होगा ये कानून न्याय का मतलब आधार है।
कानून का मतलब कहते हैं ना कि या तो कानून का शासन चलेगा, कानून का शासन चलेगा, मतलब कानून में जो लिखा हुआ है वो शासन चलेगा। और इसे समानता, कानून की दृष्टि से समानता कहा गया इसे, किसे, कानूनी न्याय को। अगले प्रश्न में चलते हैं। न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर आई अवधारणा, यानी पहले न्याय के परंपरावादी अवधारणा थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया है किसने, राजनीतिक न्याय ने, कानूनी न्याय ने, विवरणात्मक न्याय ने या सामाजिक न्याय ने। तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय ने ना, अब कानून न्याय की परंपरावादी विचारधारा को रिप्लेस कर दिया है ना, किसने, सामाजिक न्याय ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे? जो अंबेडकर साहब है ना, बाबा साहब, वो संविधान निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, परामर्श समिति के, विशेषज्ञता के, संचालन के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति के। यानी अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के बारे में तो आपको पता ही है, इसके 7 सदस्य थे, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई? 42वें, 43वें, 61वें या 68वें? तो पहले वोट देने के लिए आयु कितनी होनी आवश्यक थी? 21 वर्ष होनी आवश्यक थी, लेकिन फिर कम कर दी, कितनी कर दी? 18 कर दी। आज की डेट में कितने वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है? अगर 18 वर्ष की आयु अटेन कर ली है तो व्यक्ति वोट देने में, मतलब उसे वोट देने का अधिकार है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया? तो ये 61 संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया। किस संविधान संशोधन के? 61वें। संविधान के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 32, 31, 19 या 48? तो संविधान के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, देखिए मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 32। मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, तो मूल अधिकार से तो 32 भी है, 19 भी है ना, 48 नहीं है, क्योंकि कौन सा नहीं है ये पूछा है इसमें, है ना। तो मतलब आर्टिकल 13 से 35 तक जो अनुच्छेद है वो मूल अधिकार से संबंधित है। तो 48 तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है आर्टिकल 48। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वें, 46वें, 42वें, 43वें? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई सरकार ने, मोरारजी देसाई सरकार थी ना उस समय, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोवा, दमन, दीव को भारत का अंग किस संविधान द्वारा घोषित किया गया? गोवा को, दमन और दीव को भारत का अंग कौन से संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? 11, 12, 13 या 14? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा को, दमन को और दीव को, किसको? गोवा को, दमन और दीव को, दमन प्लस दीव को भारतीय संघ का अंग घोषित किया गया, है ना, भारत का अंग घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन में कुल कितने प्रावधान थे? जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें कुल कितने प्रावधान थे? 59, 53, 64 या 15? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 59। यानी 42वें संविधान संशोधन में 59 प्रावधान दे दे, तभी तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, लघु संविधान कहते हैं किसे? 42वें संविधान संशोधन को। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा ये 42वें संविधान संशोधन किया गया था, और इसकी भरपाई करने के लिए मान के चलो कि 44वें संविधान संशोधन इनको वापस एडजस्ट करने के लिए किए गए थे, है ना। तो इसमें कुल कितने प्रावधान थे? तो 59 प्रावधान थे। देखो कितने प्रावधान थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 24 या 26? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं समाहित है ना। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यानी संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? तो ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ही संविधान में 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं? यानी कौन सी वो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को तो प्राप्त है? जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति साहब होते हैं, वो हेड होते हैं ना, उसी तरह राज्य में राज्यपाल हेड होता है, ठीक है ना।
कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? राज्यपाल साहब होते हैं, इधर राष्ट्रपति साहब होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति साहब के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ होती है जो राज्यपाल साहब के पास नहीं होती। कौन कौन सी है वो? आपातकालीन, सैनिक या राजनयिक, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, क्योंकि राष्ट्रपति साहब के पास में आपातकालीन शक्तियाँ होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। सैनिक शक्तियाँ मतलब भारतीय सेनाओं का कमांडर, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति साहब होते हैं। और राजनयिक शक्तियाँ भी राष्ट्रपति साहब के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। तो ये सारी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति साहब के पास तो होती है लेकिन राज्यपाल साहब के पास में नहीं होती। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है? संसदीय प्रणाली की सरकार में ना कौन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर होगा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। असली पावर किसके पास में होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है ना। अगर कार्यपालिका मतलब किसमें? संसदीय प्रणाली में शक्ति किसके पास होगी? मंत्रिपरिषद के पास होगी। और इसका हेड कौन होते हैं? तो भारत की स्थिति में प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या मंत्रिपरिषद। यहाँ पे बात की गई है वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख, तो इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। वैसे तो कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? कार्यपालिका के हेड होते हैं राज्यपाल, यानी राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करें, वास्तविक प्रमुख की बात करें, तो ये मुख्यमंत्री साहब होते हैं, सीएम साहब। यानी क्योंकि राज्यपाल जो भी कार्य करते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह मानना उनके लिए मतलब अनिवार्य है। कुछ स्वविवेक वाली बातों को छोड़ के, वो 2-4 बातें हैं उनको छोड़ के सारी बातें माननी पड़ती है। तो पावर किसके पास में समाहित होगी? ये सीएम साहब के पास समाहित होगी। तो आंसर ए हो जाएगा। सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा कौन सी धातु का उपयोग किया था? तांबा, कांसा, लोहा या सोना। तो सिंधु वासियों ने सबसे ज्यादा कांसे वाली धातु का प्रयोग किया। किसका? कांसा धातु है ना, उसका प्रयोग किया था सिंधु वासियों ने सर्वाधिक। कालीबंगा स्थित है कहाँ पे? हनुमानगढ़, पंजाब, भिवानी या हिम्मतनगर। तो कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा तो सबको पता है अपने राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है ना। रंगमहल भी यहीं पे है। निम्न हड़प्पा स्थलों में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं है? यानी बाकी ये तो दुर्गीकृत है, वहाँ पे तो दुर्ग बने हुए हैं। एक निचला टीला, एक ऊपरी टीला दुर्ग के क्षेत्र में रूप में जाना गया। तो कहाँ पे दुर्गीकृत नहीं है? चनुदड़ो, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चनुदड़ो है ना, वहाँ पे मतलब दुर्गीकृत नहीं है वो स्थान चुनुदड़ो, यानी वो ये कह सकते हैं कि आम लोगों की ही बस्ती रही होगी। तो आंसर है ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में हथियार निम्न में से किसके नहीं बने होते थे? यानी सिंधु सभ्यता में हथियार होते थे ना, वो किन किन धातुओं से बने होते थे? पत्थर से, तांबा से, कांसा से या लोहा से। तो हमें पता है कि लोहे का आविष्कार तो बहुत लेट हुआ था, तो इस कारण लोहे का प्रयोग वो नहीं करते थे। तो इसका आंसर लोहा हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थर का करते थे, तांबा का करते थे, कांसा करते थे, लोहा का नहीं करते थे। क्योंकि लोहा जो मॉडर्न अंपायर आया था ना, उस समय पे लोहे का आविष्कार हुआ था, मान के चलो। उससे थोड़े पहले उत्तर वैदिक काल में लोहे की बातें मिलती है ना, लेकिन स्पष्ट उल्लेख लोहे के बारे में मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ही हुआ है। या मतलब यूँ कहे अपने जो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो शासक हुए उस समय लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। द्रश्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो द्रश्वती नदी है ना, उसका प्राचीन नाम क्या है? घग्गर, झेलम, रावी या सतलज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी द्रश्वती नदी कह दो चाहे घग्गर नदी कह दो। किसे? घग्गर नदी ही द्रश्वती नदी का वर्तमान अवशेष है, ये मान के चल सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राचीन व्यवस्था में निरीक्षक के रूप में किस देवता का वर्णन मिलता है? यानी कौन से वो देवता है उनका निरीक्षक के रूप में माना गया है? यानी वो मतलब इन्विजिलेटर होता है ना एग्जाम में, इन्विजिलेटर या निरीक्षक, उसकी तरह वो देवता का काम था। इंद्र, रुद्र, वरुण या विष्णु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो वरुण देव है ना, कौन? वरुण देव, उनको निरीक्षक के रूप में माना गया है प्राचीन व्यवस्था के अंदर। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? इनमें से कौन सी भाषा है जो इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? पार्शियन, हिब्रू, मुगलई या अरबी। तो जो पार्शियन भाषा है ना, इनमें से वो इंडो आर्यन से संबंध रखती है ना। कौन सी?
पर्शियन, यानी पर्शिया यानी जो ईरान वाला क्षेत्र है ना उसे हम पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद काल की कुल देवी थी, यानी कौन सी देवी थी जो ऋग्वेद से संबंधित थी? उषा, सूर्य, अदिति ये सभी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। यानी ऋग्वेद काल में जो देवियाँ थी उनमें प्रमुख कौन थी? एक तो उषा देवी थी, एक सूर्य थी, एक अदिति थी। इस प्रकार ये सभी है ना ऋग्वेदिक काल की देवियाँ थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्यादवाद किस धर्म का दर्शन है? जैन, बौद्ध, फारसी या हिंदू? तो स्यादवाद कौन से धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? महावीर स्वामी द्वारा। और इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। महावीर स्वामी द्वारा सर्वसाधारण के लिए बनाए गए अणुव्रत है? 4 है, 5 है, 6 है या 8 है? तो महावीर स्वामी ने कितने अणुव्रत बनाए थे सर्वसाधारण के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, है ना। तो 4 अणुव्रत पहले ही बन चुके थे, लेकिन ब्रह्मचर्य वाला किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसका आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। यानी महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बताए थे, ये मान के चल सकते हैं। मध्यमिका सूत्र के लेखक है नागार्जुन, पाणिनि, सुकरात या वेदव्यास? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। मध्यमिका सूत्र है ना वो किसने लिखा है? वो नागार्जुन साहब ने लिखा है। किसने? नागार्जुन साहब ने मध्यमिका सूत्र लिखा है। ठीक है। वज्राच्छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? यानी ग्रंथ है वज्रच्छेदिका, इसमें किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, महायान से, कीमिया से, पाशुपत से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो वज्रच्छेदिका ग्रंथ है ना वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। किससे? महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो वज्रच्छेदिका महायान संप्रदाय, ऑप्शन बी हो जाएगा। मथुरा कला में किस पाषाण का उपयोग मुख्यतः किया गया है? मथुरा कला में कौन से पाषाण का उपयोग प्रमुख रूप से किया गया है? सफेद, लाल बालू का, काला या हरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बालू का। यानी मथुरा कला में पाषाण का उपयोग, लाल बालू का पाषाण का उपयोग किया गया है। किसका? लाल बालुका पाषाण होते हैं ना उनका, लाल बालुका वाले पत्थरों का उपयोग किया गया है मथुरा कला में। किसमें? मथुरा कला में। किस पत्थर का? लाल बालुका पत्थर का। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा मौर्य शासक जैन धर्म से संबंधित था? कुणाल, संप्रति, दशरथ या जलोग? तो इसका आंसर है जो संप्रति थे ना वो मौर्य शासक थे और वो जैन धर्म से संबंधित थे। क्या मतलब? जैन धर्म का फॉलो करते थे, जैन धर्म का पालन करते थे। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया अलवार संतों ने, सूफी संतों ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? तो भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये अलवार संतों ने प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बाकी इसका अगला पार्ट हम कल ले आएंगे। बाकी 1-2 वीडियो के पार्ट एक तो हमने डाल दिए, लेकिन दूसरा पार्ट अभी डालना बाकी है। तो हम कल या परसों तक सबके पार्ट्स भी, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है ना, जिन वीडियो के रह गए, जिन पेपर के रह गए, वो डाल देंगे। ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू।